डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि कैसे छोटी-छोटी आदतों से बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है? यूरिन में बदलाव से क्या-क्या संकेत मिलता है? प्रोटीन सप्लीमेंट या जिम पाउडर किडनी को डैमेज कर सकता है? मैडम, हर चीज डिपेंड करती है कि आप किस मात्रा में ले रहे हैं। जी। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल का किडनी हेल्थ से क्या संबंध है? मैडम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों संबंध है। जी। ब्लड प्रेशर मैडम, अगर किसी की ज्यादा दवाई ब्लड प्रेशर की चल रही है तो ऐसे भी अच्छा। हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं कि जिनकी दवाइयां खत्म हो गई, कि चलो आलस कर गए, 3 दिन बाद पहुंचेंगे, 3 दिन बाद खबर ही आ गई कि अंतिम हाँ, संस्कार हो गया। हाँ, हाँ। तो ब्लड प्रेशर को लिए तो मैं जो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, हुँ, अपने माँ बाप से ज्यादा सगे, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे हुँ। तब आप उनकी टेक केयर कर पाएंगे। सुबह 7 बजे थे। एक 42 साल का व्यक्ति बिल्कुल सामान्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसे कोई दर्द नहीं था, कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन एक रूटीन टेस्ट में पता चलता है कि उसकी किडनी 60% तक खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कोई वार्निंग महसूस ही नहीं हुई। कहते हैं कि जिस बीमारी की आहट नहीं होती, वही बीमारी सबसे बड़ी खतरनाक होती है। और किडनी डिजीज वैसे ही एक साइलेंट किलर है। नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना झा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट। आज का विषय है किडनी का साइलेंट किलर, छुपा हुआ खतरा। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। क्रेटीन बढ़ना क्या बताता है? GRF क्या होता है? यूरिन में छोटे छोटे बदलाव क्या बताता है? जिम सप्लीमेंट, स्ट्रेस और पेन किलर क्या आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है? और हमेशा क्या ज्यादा पानी पीना सेफ है? क्या हम अपनी किडनी को समय रहते बचा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अनुभवी ट्रस्टेड विशेषज्ञ डॉक्टर नमन चंद्रा, MD, DM, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी स्पेशलिस्ट, निर्मल आश्रम हॉस्पिटल, ऋषिकेश से। तो चलिए आज की इस जरूरी और जीवन बदलाव बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि किडनी का मुख्य काम क्या होता है? किडनी जो है जी। शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जी। इसके मुख्य रूप से 5 काम है। जी। जी। सबसे पहला काम तो जैसा कि हम सब जानते ही है हम्म। कि जो बॉडी के हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम्म। या फिर जो हमारे बॉडी के नॉर्मल प्रोडक्ट्स, हम्म। जिनकी अगर एक लेवल से एक्सेस हो जाए हाँ। तो वो बॉडी को हार्म करते हैं, उन्हें बाहर निकालना। हाँ। दवाइयाँ वगैरह जो हम लेनी पड़ती हैं कभी कभी हमें, मेजोरिटी का जो एक्सक्रीशन रूट होता है, मैं नहीं कह रहा सबका, लेकिन वो किडनी के थ्रू होता है। हाँ। दूसरा दूसरा काम होता है मैडम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है। बॉडी के पीएच को, या फिर आम आदमी की भाषा में कह देते हैं एसिडिटी। कॉमनली इंसान समझता है एसिडिटी से मतलब पेट की एसिडिटी, वो नहीं होती। हाँ। हाँ। बॉडी की एसिडिटी जिसे हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल, उसका एक पीएच जिसकी की के इम्बैलेंस से बॉडी में मेजर चेंजेस आते हैं, वो भी मल्टी ऑर्गन, हार्ट पे भी आएंगे, किडनी पे भी आएंगे, मसल ब्रेकडाउन पे भी आएंगे, उसको रेगुलेट करना। और मैडम इसका रहता है जो कि कॉमनली हम सोचते हैं कि हाँ यूरिन बनाना, यूरिन बनाने को हम एक साइंटिफिक लेवल पे कह सकते हैं कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना। जी। और एक फंक्शन जो कि आमतौर पे लोगों की नॉलेज में नहीं रहता, वो रहता है मैम इसका एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड। जैसे किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि बॉडी में खून के लेवल को मेंटेन करने में काम आता है। विटामिन डी जो हम खाते हैं या धूप के द्वारा लेते हैं, वो किडनी में ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कि हमने सप्लीमेंट्स, हम सबको पता ही है, आजकल अधिकतर लोग लेते भी हैं कि उसके सप्लीमेंट हफ्ते में या महीने में, तो वो बॉडी में जो फंक्शनल फॉर्म में लगता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किडनी में ही होता है। मुख्यतः इरिथ्रोपोइटिन का हो गया, और एक रेनिन होता है हार्मोन जो कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है।
क्रेटीन बढ़ना क्या बताता है? क्रिएटिनिन बेसिकली जो है हमारा जो मसल मेटाबॉलिज्म है, मसल ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट होता है, जिसकी क्लियरेंस किडनी के द्वारा होती है। क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी उसे ढंग से पूरा फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पा रही। हाँ। तो क्रिएटिनिन से लोग, जो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा लोगों को, कि लोग सबसे ज्यादा डरते हैं क्रिएटिनिन से। एक्चुअली एक नेफ्रोलॉजिस्ट की निगाहों से देखो तो क्रिएटिनिन पूरे किडनी फंक्शन टेस्ट में सबसे कम डरावनी चीज है। दो लोग, एक का मसल मास बहुत ज्यादा है, एक का मसल मास बहुत कम है, उनके क्रिएटिनिन में भी डिफरेंस होगा जी। ये है। तो बेसिकली जो हमारा मतलब क्रिएटिनिन इंडिकेट करता है हमारा मसल मास। किडनी की जैसे प्रॉब्लम हो गई, उसको छोड़ के अगर हम नॉर्मल इंसान की भी बात करें तो एक रेंज आप देखते होंगे कि लैब में किसी ने क्रिएटिनिन करवाया कि 0.6 से 1.2, कुछ लैब में 1.4। तो ये रेंज क्यों है, सवाल ये उठता है। ये जो मसल मेटाबॉलिज्म है, मसल मास को इंडिकेट करती है ये। तो ये बेसिकली मसल मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है जो फिल्टर किडनी के थ्रू होता है। अगर बढ़ता है वो इस चीज का इंडिकेटर होता है कि किडनी उसे ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही है। GFR क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है? मैडम देखिए, GFR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी बेसिकली जो है, हम इसे बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें तो नेफ्रॉन किडनी की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन से बनी होती है। अच्छा। तो नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे हम बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर्स, मतलब खून की नलकियों का एक तरीके से गुच्छा समझ लीजिए आप उसे। हाँ। तो हमारा जो ब्लड है हार्ट से पंप होके जब किडनी में आता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू आता है, और फिर जो वो फिल्टर होके जाता है वो भी उसमें एंड होते हैं अफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। तो उससे छन के निकलता था, उसे हम जो छन के निकल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो आम पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है। GFR के इसका मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से जवाब दूंगा। कई बार लोग हमारे पास आते हैं ओपीडी में, सर सब कुछ सही है, हमारा GFR कम हो रहा है। ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिसाइड से करते हैं मैडम। मेल फीमेल में भी डिफरेंस होगा, ये कुछ दवाइयों से भी बदलता है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से भी फर्क पड़ता है, एज से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। 40 साल की उम्र के बाद यूनिट जो है पर ईयर गिरता है ये। सो GFR बेसिकली एक ब्रॉड इंडिकेटर है हमारे किडनी फंक्शन का। GFR नॉर्मल ये जो होता है हमारा, वो लगभग 120 के करीब होता है, 120-125 के करीब पर मिनट, ये यूनिट होती है इसकी। तो इसी के बेस पे हम जो क्रोनिक किडनी डिसीज है उसे कैटेगराइज करते हैं कि 90 से 125 के बीच में स्टेज 1, 90 से 60 के बीच में स्टेज 2, 60 से 45 के बीच में स्टेज 3A, 45 से 30 के बीच में 3B, फिर 15 से 30 के बीच में जो है 4, 15 से नीचे 5 स्टेज से नीचे जब पहुंच जाता है तो यूजुअली पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ये एक मोटा हुआ है, उसमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ 5 की स्टेज के नीचे वो एक क्रिटिकल माना जाता है जी। और आमतौर पे एक इंसान को जो लक्षण आने चालू हो जाते हैं किडनी के, ज्यादा तो आते हैं स्टेज 4 पे, और कभी कभी जो है अपना लोगों को स्पेशली डायबिटिक्स में अगर स्टेज आपकी 3A 3B हो उसमें भी सिम्टम्स आ जाते हैं। ये यूरिन में बदलाव से क्या क्या संकेत मिलता है? मैडम यूरिन का बदलाव जो है हमें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें सचेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बदलाव अलग अलग चेंज को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यूरिन का कम आना। यूरिन कम आने के कारण मैडम हार्ट की वजह से भी हो सकता है कि हार्ट का पंपिंग एक्शन कम है, वो किडनी को ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। यूरिन का कम आने में कोई रुकावट भी हो सकती है कि कोई पथरी हो जो किडनी से यूरेटर में फंस गई हो, उसके कारण कम आ सकता है यूरिन। यूरिन कम आना किडनी फेलियर के एडवांसिंग को दिखा सकता है। और बाकी यूरिन कम आना कॉमनली अगर हम आम नॉर्मल इंसान की बात करें डिहाइड्रेशन का प्रतीक भी हो सकता है। कम आने के अलावा फिर आप ज्यादा पे आ जाइए, कम पानी पीते होंगे उससे भी कम आता। हाँ, ये मैडम नॉर्मल आदमी के लिए बात है ना, कि अगर कोई इंसान मान लीजिए किसी का हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और कोई उसके जीवन में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ और तब चीजें हुई हैं, फिर उसके साथ मैडम एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने पड़ते हैं। वो अगर मैं इस पॉडकास्ट पे जाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी का यूरिन कम आ रहा है उसके साथ उसकी सांस भी फूल रही है, सूजन भी आ रही है, तो कारण अलग है।
तो इस तरीके से हैं चीजें। फिर होता है मैडम यूरिन का कलर में चेंज होना। किसी को मान लीजिए पेशाब में खून आ रहा है, उसमें भी फिर डिपेंड करता है कि पेन के साथ आ रहा है, पेन के बगैर आ रहा है। पेन के साथ आ रहा है तो हो सकता है इन्फेक्शन के कारण हो या फिर कोई पथरी के कारण हो, और पेनलेस आ रहा है तो ब्लैडर का कैंसर की तरफ भी वो इंडिकेट करता है। कई बार होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, जो कि इन्फेक्शन में, और कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें कि हम क्लासिफाई करते हैं ग्लोमेरुलर डिसीजेज में, उनमें हो सकता है। बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन में भी हो सकता है। जो ब्लड पतला करने वाली गोलियां होती है जो कि हमें हार्ट के पेशेंट्स में देनी पड़ती हैं, कभी कभी उसके कारण भी हो सकता है। ये तो हो गया कि पेशाब में खून आने वाली चीज हो गई। और मैडम एक इम्पोर्टेंट चीज कि पेशाब, कई बार हम कहते हैं कि जी लोगों को सफेद सफेद पेशाब आ रहा है, है ना, जलन के साथ आ रहा है, सफेद आ रहा है, तो वो पेशाब में पस आने को इंडिकेट करता है ना। और फिर मैडम इसमें यूरिन में जो है ज्यादा पेशाब आना, जो कि कॉमनली हम जानते हैं कि हमेशा शुगर चेक करवानी चाहिए, कभी बहुत ज्यादा आ रहा जब ज्यादा आ रहा तो। हाँ, फिर कुछ कंडीशंस होती हैं डायबिटीज इंसिपिडस वगैरह, वो बहुत कॉमन नहीं होती, रेयर होती हैं। उसके बारे में डिटेल चर्चा जो है इस पॉडकास्ट पे करना संभव नहीं है, लेकिन कॉमनली अगर पेशाब किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसे कम से कम अपना एटलीस्ट शुगर तो चेक कराना ही चाहिए। फिर आता है मैडम पेशाब में झाग आना। पेशाब अत्यधिक झाग आना, नॉर्मली हम टॉयलेट जाते हैं तो थोड़ा बहुत यूरिन करते हैं, झाग आता ही है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा झाग आ रहा है तो उसमें जो है पेशाब में प्रोटीन लीक की संभावनाएं होती है। अच्छा। जो कि डायबिटीज के केस में भी हो सकता है, और जो है कुछ डिसीजेज होते हैं उनके केस में भी हो सकता है। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीजेज जो मैं आपको बता रहा था, उन केसेस में भी आ सकता है। तो ये कुछ मुख्य पेशाब में चेंजेस हैं जो कि मतलब हमें कलर का भी डिपेंड करता है, जैसे डार्क येलो, लाइट येलो। डार्क येलो मैडम, उसके अगर आपने येलो की बात करी दी है मैडम, अगर इंसान पानी ठीक से पी रहा है, उसका जो है हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन है, तब भी उसे अगर येलो पेशाब आ रहा है, मैंने जानबूझ के कवर इसलिए नहीं करा, ये पीलिया के केस में हो सकता है मैडम। अच्छा, तो उसमें लेकिन उसकी आंखों में भी असर दिखेगा, या फिर मैडम कुछ दवाइयों के कारण होता है कि जैसे हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो उनमें भी कभी कभी कुछ वो उन्हें बनाने के लिए प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं जिनसे कलर आ सकता है, लेकिन वो मैडम 1-2 बार आएगा। वो अगर इंसान दिन में 5-6 बार पेशाब जा रहा है तो वो 1-2 बार आके वॉश आउट हो जाएगा, तब निकल जाएगा। और कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे नमूने के तौर पे मैडम टीबी की दवाई होती है, टीबी की दवाई लंबी चलती है, तो उसमें एक दवाई होती है रिफेम्पिसिन, उसमें जानबूझ के कलर डाला जाता है ये चेक करने के लिए कि पेशेंट ले रहा है नहीं ले रहा है। हम लोग पेशेंट से सिर्फ ज्यादा सवाल नहीं पूछते, उसमें सिर्फ इतना पूछते हैं आपका पेशाब का रंग क्या आ रहा है। हम चाहते हैं कि टीबी की दवाई जिस पेशेंट की चालू हो वो हमारे पास आए और कहे कि सर पेशाब जो है हमें लाल आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब पेशेंट दवाई ले रहा है। ये है। हाँ। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। आई होप कि व्यूअर्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और सबको समझ में आ जाएंगे। खामोशी से जो जंग लड़ती रही, वो किडनी ही थी जो चलती रही। हम लापरवाह बने बैठे रहे, वो हर जहर को सहती रही। तो किडनी डिजीज किस उम्र में ज्यादा होता है? मैडम देखिए, होने को तो ये कम उम्र में भी हो जाता है, 5-6 साल के बच्चों में प्रोटीन लीक की समस्या हो जाती है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो हमें कॉमन कारणों को देख के लेना पड़ेगा। कॉमन कारण जो सबसे ज्यादा है वो शुगर और बीपी है, अनकंट्रोल्ड। और उसमें भी ज्यादा कॉमन शुगर भी 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, वैसे तो और भी होती है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 होती है। तो कॉमन जो है टाइप 2 है। तो मैडम यूजुअली 30 साल के बाद ही मैनिफेस्ट होती है। ब्लड प्रेशर भी 30 साल के बाद मैनिफेस्ट होता है, कि 30 साल के बाद हर इंसान को कम से कम साल में, अगर वो कितना भी फिट है, साल में बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि शुगर हो गया, HbA1c हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, लिवर, ये साल में कम से कम एक बार तो चेक करा ही लेना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट या जिम पाउडर किडनी को डैमेज कर सकता है? मैडम हर चीज डिपेंड करती है कि आप किस मात्रा में ले रहे हैं। जी। व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जो एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉर्मल इंसान जो कि एक नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है अपनी, का खान पान का परहेज कर रहा है, तो उसे 0.8 से 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जी। और मैडम कोई जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेशनल पीरियड में है, बच्चों को दूध पिला रही हैं, या फिर कोई हैवी वर्कआउट कर रहा है, तो उसमें थोड़ी ज्यादा होती है। तो मोटे तौर पे मान के चलिए कि मैक्सिमम रूप से 1.5 ग्राम पर केजी से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
हाँ। हाँ, सिंपल प्रोटीन पाउडर आप प्रोटीन इंटेक के लिए लेना चाहें बिल्कुल लें, लेकिन उसमें ये ना समझे कि जैसे कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि अरे प्रोटीन लो, प्रोटीन से सब कुछ होगा, तो वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है मैडम। अगर किसी का बॉडी वेट जो है 80 केजी है, ठीक है, तो 80 केजी तो 80 ग्राम तो वही हो गया, और 0.5 और उसमें लगा दीजिए, तो कम से कम 80 और 40 120 120 ग्राम चाहिए। मैडम, बॉडी वेट में तो थोड़ा संशोधन डाइट करना से चाहूँ। क्या होता है कि इतना कंप्लीट हो नहीं पाता है, डाइट हाँ, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा हाँ, तब जाके इतना प्रोटीन कंप्लीट होगा। तो लोग सप्लीमेंट आई मीन प्रोटीन पाउडर इनटेक ज़रूर करते हैं। तो और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जो मार्केट में बिक रहा है प्रोटीन पाउडर, वो किडनी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो क्या ये सच है? क्या मार्केट में बिकने वाले प्रोटीन पाउडर है वो सेफ है? मैडम कई किस्म के प्रोटीन पाउडर बिक रहे हैं। मेरा कहने का सारा निष्कर्ष ये है कि नाप तोल के लें प्रोटीन पाउडर, और अच्छी ब्रांडेड कंपनीज का लें। जैसे कई आती है मैडम, तो देख के लें, उसमें देखें कि कितने 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, थोड़ा सा नाप तोल के लें। बल्कि एक मेरी तरफ से तो एडवाइस यही है कि एक इंसान जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की जो है एडवाइस लेके, जो लोग इतना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं उनसे सलाह लेके अपना बॉडी वेट के हिसाब से लें तो दैट इज बेटर। जैसे मैं भी वर्कआउट करता हूँ, मैं लेता हूँ प्रोटीन बार्स लेता हूँ, क्योंकि मैं उतने से काम नॉर्मल डाइट से नहीं हो पाता, डाइट से नहीं हो पाता। तो लेकिन आपको नपे तुले अमाउंट में लेना है। फिर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एक्सेस में, लोग मैं देखता हूँ लोग 12-12 13-13 अंडे खा रहे हैं, फिर उनकी किडनी में पथरियां बनती हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, किडनी फंक्शंस उनके डीरेंज होते हैं, यूरिया बढ़ता है। तो कुल मिला के ये जो मैंने आपको ये संख्या बताई है कि इतने से इतने ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट प्रोटीन, तो उसके अकॉर्डिंग में ले ये है। जी। और हाँ मैडम, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है तो फिर प्रोटीन का इंटेक सारी कहानी चेंज हो जाती है। हाँ। उसमें भी अगर किडनी का पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसे हैवी प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, और अगर डायलिसिस पे नहीं है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उसे जो है प्रोटीन इंटेक नॉर्मल से भी कम रखना चाहिए, 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रखना चाहिए। डायलिसिस पर है तो ज्यादा लेना हाँ चाहिए। मैडम, डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए जो है एक वेल नोन सेइंग है जिसे मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, डायलिसिस का पेशेंट जो जितना तगड़ा होगा वो उतना लंबा जिएगा। प्रोवाइडेड और चीजें बीपी की मेडिसिन वो सब अपने पे वो डिसिप्लिन रखे और अपना टाइम पे डायलिसिस कराए, क्योंकि डायलिसिस पे जब इंसान पहुंचता है तो किडनी की वजह से, जैसे कि मैंने आपको किडनी के फंक्शंस बताए, चेंजेस आते हैं जिससे कि बॉडी टूटती है जी, बॉडी का ब्रेकडाउन होता है। तो ऐसे में जो है हाई प्रोटीन इंटेक करना इम्पोर्टेंट है मसल्स बनने के लिए। हाँ, अगर वही चीज अगर हम किसी किडनी के पेशेंट जो कि डायलिसिस में नहीं है उसमें ज्यादा देंगे तो उसका प्रोटीन ब्रेकडाउन से यूरिया ज्यादा बढ़ेगा, तो उसमें हमें यूरिया नहीं देना होता, सेलेक्टेड एसेंशियल अमीनो एसिड्स देने होते हैं फिर जी। यूटीआई किडनी तक कैसे पहुंचती है? मैडम, जो किडनी के हमारे से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, ये दो हिस्सों में हमारा सिस्टम डिवाइड होता है। एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें कि हमारा पेशाब की थैली जिसे हम ब्लैडर कहते थे वो आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है जिसके थ्रू हमारा पेशाब का विसर्जन होता है, जेंट्स के केस में प्रोस्टेट भी आ जाता है। ये तो आ जाता है मैडम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में। और एक होता है अपना यूरेटर का पार्ट। यूरेटर मतलब जो है एक पाइप जो कि किडनी को पेशाब की थैली से कनेक्ट करता है, ठीक है। यूरेथ्रा आ गया, ब्लैडर आ गया, और यूरेटर का निचले वाला हिस्सा ये आ गया लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में। किडनी और यूरेटर का अपर और मिड पार्ट ये आ गया हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो बार बार यूटीआई जो होता है मैडम, जो ब्लैडर कॉमनली जो होता है, वो सबसे कॉमन जो आम पॉपुलेशन में देखते हैं वो होता है ब्लैडर का इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं सिस्टाइटिस। ओके। हाँ। तो जब मैडम वो रिपीटेडली होता है, हाँ। या फिर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है हो जाएगा सही, ऐसी मेडिकल स्टोर पे जाके इनएडिक्वेट 1-2 दिन की एंटीबायोटिक ले ली, प्रॉपर कोर्स नहीं करा। तो जब रिपीटेड ब्लैडर में इन्फेक्शन होता जाता है तो बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं, जिसे कि हम कहते हैं वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स। एग्जैक्ट तो वैसे इस सिनेरियो में बोलना है वर्ड में ठीक नहीं है। तो उससे ब्लैडर वॉल थिकनिंग हो जाती है। तो हमारे ब्लैडर में जितना यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी है, जब यूरिन आता है तो बैक प्रेशर चेंजेस में जाता है। तो बैक में जब वो किडनी में पहुंचता है तो फिर वो किडनी का इन्फेक्शन होता है, वो खतरनाक होता है। दैट इज वो होता है पाइलोनेफ्राइटिस। उसमें कभी कभी होता है कि लोगों की टेम्परेरी डायलिसिस भी करनी पड़ती है। यूरोलॉजिस्ट की मदद लेके हमें जो है किडनी में स्टेंट, जिसे तार जिसे कि स्टेंट कहते हैं, वो पड़वाना पड़ सकता है। तो वो डेंजरस सिचुएशन होती है, तो इसलिए होता है मैडम। सर, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल का किडनी हेल्थ से क्या संबंध है? मैडम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों संबंध है जी।
स्ट्रेस से क्या होगा मैम, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है जो किडनी पे इफेक्ट डालता है। स्ट्रेस से शुगर पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस आने पे बॉडी से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो शुगर को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि नमूने के तौर पे आप मान लीजिए एड्रेनलिन ही रिलीज होता है, उससे बीपी भी बढ़ेगा, शुगर पे भी फर्क पड़ेगा, नींद पे फर्क पड़ेगा, उससे ब्लड प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें, उससे हार्ट पे फर्क पड़ेगा, हार्ट इनडायरेक्टली फिर किडनी पे असर डालता है। तो स्ट्रेस से तो इस तरीके से हो गया मोटा मोटा मैम, ये ब्रॉडली है, नहीं तो ये एक अपने आप में टॉपिक है कि स्ट्रेस इन किडनीज। और बाकी लाइफ स्टाइल तो मैडम ये तो बहुत मेजर इफेक्ट डालती है। लाइफ स्टाइल में जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अभी रेंडमली बोलूंगा, नमक का इंटेक। ज्यादा नमक का इंटेक बहुत नेगेटिव असर डालता है किडनी पे, बहुत ही नेगेटिव असर डालता है, उससे बीपी भी बढ़ता है। और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, उससे मोटापा बढ़ेगा, शुगर बीपी उसका रेगुलेशन उससे खराब होगा, उससे फिर किडनी पे असर पड़ेगा। और मैडम स्मोकिंग, किताब में चैप्टर होता है अलग से स्मोकिंग एंड किडनी। स्मोकिंग से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं, उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, किडनी पे भी पड़ता है, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ता है, हमारा बीपी बढ़ता है। बाकी एक जो चीज जो कि हम लोग अक्सर बात नहीं करते, ये मैं कहूंगा कि हमारे देश में ये एक चीज अच्छी नहीं है कि दवाई जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं। ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूंगा दुर्भाग्य है। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि जी हमने 1 हफ्ते की दवाई लिखी, पेशेंट 6 महीने बाद आया, उसे आराम मिला, वो 1 हफ्ते की दवाई मेडिकल स्टोर से लेके जाता रहा और फिर उसके प्रॉब्लम हो गई। वो कहे सर दवाई तो हम वही खा रहे थे जो आपने लिखी थी। मैंने कहा पर्चा दिखाइए, तो वो पर्चे पे दवाई लिखी होती है 1 हफ्ते की, और वो जो है बस पर्चा देख के मेडिकल स्टोर, तो हमारे देश में इसके लिए बार हाँ वही दवाई रिपीट होती रहती है। तो ये सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है कि कोई भी मेडिकल स्टोर, सिवाय जैसे अमेरिका में भी है ये कानून, यूरोपियन कंट्रीज में है, यूके में है, जितने डेवलप्ड नेशन है सब में है। कुछ दवाइयों को छोड़ के, जैसे आपने बुखार हुआ पैरासिटामोल ले लिया, एसिडिटी हुई कुछ जैसे हमारी रेनिटिडीन या पेंटोप्रोजोल टाइप की गोली ले ली, सिंपल खांसी हुआ तो चूसने की कुछ दवाई, इस टाइप की मोटी मोटी जो वेरी कॉमन मेडिसिन हैं उन्हें छोड़ के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं मिलनी चाहिए। और एक और कॉमन चीज जो कि गलती होती है, लेडीज को जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो मैडम एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल चेंजेस के कारण उसकी चांसेस बढ़ जाती हैं काफी। मान के चलिए एवरेज एज 50 साल के बाद दर्द हुआ, मेडिकल स्टोर पे गए, दर्द की दवाई दे दो, दर्द की दवाइयां बहुत डैमेज करती हैं मैडम किडनी को। कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो नहीं बनते किडनी के पेशेंट, लेकिन सालों 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 दर्द की दवाइयां खाते गए, कॉज देखने की कोशिश नहीं करी, और वो फाइनली अल्टीमेटली डायलिसिस पे आ गए, ऐसा भी होता है। तो लाइफ स्टाइल का तो बहुत मेजर है, जिसमें कि नटशेल में अगर टू दी पॉइंट बात करी जाए तो सॉल्ट इंटेक, और आपका जो है ये पेन किलर मेडिसिन का इंटेक, और अपना स्मोकिंग, और जो है ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब इनडायरेक्ट वे में करती हैं। सॉल्ट का तो मैं कहूंगा कि ये डायरेक्ट ही सॉल्ट क्या आम, एक तो बीपी जिनको है वो तो कम सॉल्ट लेते ही हैं, लेकिन क्या आम इंसान को भी कम सॉल्ट खाना चाहिए? मैडम एक इंसान की जो है ना 5 ग्राम सॉल्ट से सोडियम की रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरे दिन में 5 ग्राम, पूरी दिन की जो है सोडियम की रिक्वायरमेंट सॉल्ट के थ्रू पूरी हो जाती है। वैसे जो आइडियल सोडियम रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 ग्राम है एक नॉर्मल इंसान में, 2 ग्राम किडनी वाले पेशेंट्स के लिए भी कहते हैं, वो सोडियम की है। रफली जो सॉल्ट होता है उसमें 40% के करीब सोडियम होता है। अब हम और खाना खा रहे हैं उससे भी तो सोडियम मिल रहा है। अब जैसे एक कॉमन चीज है कि जो हमें, जो अब मैं आपको बताऊंगा, आप ही उसमें जो है हैरान रह जाएंगी, जो हम ये ब्रेड्स खाते हैं, ब्रेड्स में बहुत हाई मात्रा में सोडियम होता है, वेरी हाई। प्रोडक्ट जो भी आप मार्केट से लें उसमें एक बार देखें सोडियम कितना है। तो एक दिन में 2 ग्राम 2.5 ग्राम में एक नॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम सोडियम में इंसान की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। न दर्द बताया न आवाज की, बस चुपचाप अपना काम करती रही। जब सच सामने आया तो जाना कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया। डॉक्टर साहब, क्या ज्यादा पानी पीना हमेशा किडनी के लिए अच्छा होता है? नहीं मैडम, एक्चुअली पानी पीने का अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई जो है कितना पानी पिए। एक्चुअली मैडम ये डिपेंड करता है हमारा यूरिन आउटपुट लगभग कितना है। मैं लिवर के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स, हार्ट्स के पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। एक इंसान को औसतन जो है जो यूरिन आउटपुट है 1.5 लीटर के करीब कम से कम आना चाहिए। वो वेरी कर सकता है। आप मान लीजिए वर्कआउट करते हैं,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उतना यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। आप एक सिंपल नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीते हैं जिसमें कि कोई आप ज़्यादा एग्रेसिव कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खान पान के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि कितना जो है आपका जो है वर्कआउट है। टारगेट यूरिन आउटपुट हमें जो है लगभग 1.5 लीटर के करीब रखना चाहिए और 1.5 से 2 लीटर। एक औसतन जो किताब वाली लाइन है कि एक एवरेज इंटेक लगभग 2.5 लीटर के करीब होना चाहिए, ये है होना चाहिए। हाँ एवरेज। बाकी एरिया पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप बिल्कुल ठंडों में आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी से हीट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, उसे आपको कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो पानी को हम बजाय पानी कितना पीना है, अगर हम उस चीज़ के हिसाब से चलेंगे, हम अपना टारगेट 1.5-2 लीटर यूरिन आउटपुट प्रोड्यूस कर लें, तो दैट इज़ बेटर एक्चुअली। ओके, ये है। बट अगर सर किसी का हाइट ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो उनका पानी की नीड भी ज़्यादा होगी। मैडम हाँ, फिर आपने जब ये सवाल पूछ दिया है तो मैं फिर इसका बिल्कुल आपको जो किताब में लिखा हुआ आंसर है वही दे दूंगा। बॉडी वेट के हिसाब से किताब जो कहती है वो कहती है कि फर्स्ट 10 kg बॉडी वेट के लिए 100 ml पर केजी, यानी कि 10 किलो तक 1 लीटर हो गया। फिर 11 से 20 में 1 लीटर प्लस 50 ml पर केजी, यानी कि 20 किलो तक 1.5 लीटर हो गया। फिर 20 किलो के ऊपर जितना भी आपका आइडियल बॉडी वेट है उसमें आप 20 से 25 ml पर केजी बॉडी वेट एक्स्ट्रा ले लीजिए। गर्मियों में 25 ले लीजिए, ठंडों में अपना 20 ले लीजिए लगभग। तो घूम फिर के मैडम वो बात वहीं आ जाती है, लगभग 2.5 लीटर के आसपास आ जाती है, 2.5 लीटर से रफली एक एवरेज बिल्ट के इंसान में। जिम जाते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा लेते हैं, तो क्या उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए? मैडम मैंने आपसे क्या कहा कि लगभग यूरिन आउटपुट जो है आपको 1.5 लीटर के करीब, तो उसके लिए आपको ज्यादा पीना पड़े पीजिए। हाँ, ये है। अगर 2.5 लीटर में कंप्लीट हो रहा है यूरिन 1.5 लीटर, तो मतलब काफी है 2.5 लीटर। हाँ, मतलब इतना यूरिन हमें कम से कम आना चाहिए, प्रोवाइडेड हमको यूरिन का, हमें कोई हार्ट किडनी या लीवर की दिक्कत नहीं है और हम कोई यूरिन कराने वाली मेडिसिन नहीं ले रहे। ये हेल्दी पर्सन एक नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल लाइफ अगर आपकी है तो। हाँ, जी, थैंक यू सर। सर क्या फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है? मैडम वही, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। अब अगर फास्टिंग ही फास्टिंग रखेंगे, वो डिहाइड्रेशन, वो मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में पहुंचाएगी और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो होगा उनसे। तो कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओके कि ठीक है आपने हफ्ते में एक आधा फास्ट रख लिया, उसमें भी आपने कंप्लीट एम्प्टी स्टमक का नहीं रखा। अब करने को करते हैं हम लोग जो है खाली पानी वाला फास्ट भी रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैडम जैसे सिर्फ पानी का फास्ट रखा तो आपने पानी पिया, सॉल्ट इनटेक हुआ नहीं, सोडियम कम हो गया, आपको सोडियम कम होने के सिम्टम्स आ गए, जिसमें कि चक्कर आना, कमजोरी आना, फिट्स तक पड़ सकते हैं उसमें। तो फास्टिंग भी एक जो है रखना, फास्ट रखना भी एक मैं मानता हूँ कला है, एक तरीके से रखना चाहिए। ये तरीके से हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं। हाँ, मतलब मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि फास्ट रखें तो आप वो कंप्लीट खाली रहने वाला ना रखें, पानी लेते रहें। और या फिर आप अपने बॉडी, लेकिन बॉडी सिग्नल्स को पहचानना सीखें। अब डॉक्टर की तरह हर आदमी तो पहचान नहीं पाएगा। अब मुझे आप कहें कि आप जो है कि भाई मैं रख लूंगा, लेकिन मैं अपनी बॉडी सिग्नल पहचान जाऊंगा कि कब मुझे जरूरत है कि नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये है। तो ये चीजें हैं मैडम। और क्रैश डाइटिंग का क्या असर होता है? जो जिम जाते हैं वो लोग भी ज्यादा क्रैश डाइटिंग लेते हैं, आई मीन सैलेड वगैरह लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं, वो डाइटिंग पे है, क्रैश डाइटिंग ले रहे हैं, तो उनको क्या असर करता है? मैडम सैलेड तो अच्छी चीज है, हर इंसान को खानी चाहिए अप टू ए लिमिटेड अमाउंट। ये आपको फाइबर रफेज प्रोवाइड कर रही है और इससे आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब अच्छा रेगुलेट होता है। और अंकुरित सलाद वगैरह मैडम ये तो बेसिकली प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, प्रोटीन के लिए ही ले रहे हैं। प्रोटीन, अब जैसे आप जिम जाते हैं, आप पूर्ण शाकाहारी हैं, तो शाकाहार में भी अच्छे खासे हम पे मीन्स हैं। जैसे सोयाबीन ले लीजिए आप, सोयाबीन चाप और या बढ़िया की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल सोयाबीन की दाल लीजिए, आप चने लें, आप दाल लें, तो उससे भी ऐसी बात नहीं है कि लोग हो जाती है। अब से पुराने जमाने में जो लोग थे वो कौन सा कोई प्रोटीन डाइट प्लान करते थे। हाँ, तो वो चीजें होती थी, नॉर्मल चीजों को सही तरीके से जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये है। किडनी डिसीज को डिटेक्ट करने के कौन कौन से टेस्ट हैं? मैडम कॉमनली तो जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ईयरली 30 साल के बाद हमें अपना, तो जिसमें यूरिया आ गया, क्रेटिनिन आ गया, हमारा सोडियम पोटेशियम आ गया, यूरिक एसिड आ गया, ठीक है। और मैडम एक हमारे दिमाग में मिथ्या रहती है कि किडनी की प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा होना, ना, ऐसा नहीं है मैडम। अगर हमारा जो है यूरिन में भी प्रोटीन लीक लगातार हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ किडनी डिसीज। ये है। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का कि उसमें देखना कि प्रोटीन या फिर
आरबीसी जो कि ब्लड सेल्स हैं वो तो नहीं है। और बाकी अल्ट्रासाउंड, वंस ए वाइल कभी अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए, क्योंकि एज पर अगर हम डेफिनेशन पे जाएं सीकेडी की, तो उसमें यह है कि मैडम कि एनी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोकेमिकल चेंज इन द किडनी दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 months। अब किसी का कई बार जन्मजात किडनी एब्सेंट होती है एक, लेकिन क्रेटिनिन ठीक रहता है, एक किडनी भी काफी होती है क्रेटिनिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। किसी की किडनी सिकुड़ी हुई होती है, छोटी होती है, नॉन फंक्शनल होती है। यह तो इवन किडनी में लंबे समय तक जो है कुछ कारण होते हैं कि पथरी रहे, वो भी किडनी डिसीज के पार्ट में माना जाता है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें कि यूरिया, क्रेट, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड कम से कम इतना होना चाहिए। यूरिन का टेस्ट जिसमें कि हमें पता चल जाए कि आरबीसी तो नहीं है उसमें, या फिर जो है अपना प्रोटीन लीक तो नहीं है, और अल्ट्रासाउंड, ये एक मोटा मोटा क्राइटेरिया है। बाकी एडवांस चीजें अलग होती हैं, जीएफआर देखने के लिए डीटीपीएस स्कैन होता है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन दिस इज द कॉमन, जो कि एटलीस्ट केएफटी तो इंसान को 30 साल के बाद हर साल में एक बार करा ही लेना चाहिए। ओके सर। एक हेल्दी व्यक्ति को अपनी किडनी को सेफ रखने के लिए किस तरह के हैबिट अपनाने चाहिए? अच्छा सवाल है मैडम। मैं सिनेरियो लेता हूँ कि एक 25-30 साल का इंसान, मैम वाटर इनटेक जो मैंने आपको बताया, दैट इज एक ऑप्टिमाइज हाइड्रेशन, सॉल्ट इनटेक पे बैलेंस, अननेसेसरी पेन किलर्स को अवॉइड करना। खाली दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, पेन किलर मेडिकल स्टोर से जाके ले लिया, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। उसका कारण देखने की कोशिश करें, डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। और स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, एक्सेस अल्कोहल, इन सब चीजों से बचना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैडम स्क्रीनिंग किडनी के मसले में। सबसे जब जैसे आप देखिए कहीं भी कैंप्स वगैरह लगते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आमतौर पे कैंप्स नहीं करते, क्योंकि उसका रीजन है मैडम, नेफ्रोलॉजिस्ट की गाड़ी ही केएफटी की रिपोर्ट के बाद चालू होती है। हाँ। उसके बिना कोई नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करेगा? हाँ। ये तो एक हम स्क्रीनिंग रखें, क्योंकि एक समाज में बहुत बड़ी मिथ्या है कि अगर किसी को कम एज में कोई प्रॉब्लम पकड़ी गई तो लोग कहते हैं अरे कम एज में प्रॉब्लम पकड़ी गई। एक्चुअली मैडम जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि जो चीज कम एज में पकड़ ली गई और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया और इंसान अलर्ट हो गया, तो वो इंसान ज्यादा लंबा और ज्यादा अच्छा जीता है, बजाय उसके कि वो चीज हम उस स्टेज पे पकड़ेंगे जब उसने कॉम्प्लिकेशंस कर दी है। जी। तो स्क्रीनिंग किडनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा कि एक स्क्रीनिंग है। बाकी मैम हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आदमी बेसिक वर्कआउट अपना करे, चाहे मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत हैवी करे, वो अपने शौक की भी बात है और अपने पर्सनल फिजिकल फिटनेस के गोल्स होते हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक कम से कम 5-7 हजार स्टेप्स की एक दिन में वॉक रखे, अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करे, अनहेल्दी डाइट ना ले जैसे कि ओवर फैटी डाइट, और अपना जो है नमक का इंटेक लिमिटेड रखे, है ना। और शुगर तो मैडम वो तो स्क्रीनिंग के पार्ट में आ गई, शुगर है तो फिर तो एक्शन, जैसे चीनी भी कम खाएं। हाँ मैडम, ज्यादा का कोई मतलब होता नहीं है एक्चुअली। ज्यादा चीनी डायरेक्टली जो है आपको अल्टीमेटली मोटा करेगी, ये है। आमतौर पे जो हाई शुगर की चीजें होती है उनमें हाई फैट भी होता है, ये कॉमन, नॉट अ थंब रूल, बट ऐसा होता है। ये डायबिटीज और बीपी पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैडम डायबिटीज के लिए तो मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस पे ही चलूंगा। मैं अभी जो डायबिटीज के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा जिन्हें किडनी प्रॉब्लम है, उन्होंने डायबिटीज आ गई, सारा ट्रीटमेंट प्लान, ड्रग्स की चॉइसेस पूरी तरीके से बदल जाती हैं। जी। मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि एक इंसान को पेशाब जाना आना चालू हुआ, एक जागरूक इंसान को, जिसे उसे प्यास था, उसने अपना शुगर चेक कराया, तो उसे मैडम अपना फिर पूरा बेसिक बॉडी हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। ऑन दी मोमेंट टाइम पे ही उसे अपना किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह भी कराना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, और अपना टारगेट वो रखे कि अपना जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो रखे 125 से नीचे, और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला वो 200 से नीचे रहे। और एक मैम 3 महीने का कंट्रोल होता है HbA1c, वो जो है 7 से नीचे, आइडियल कंट्रोल जो होता है वो 7 से नीचे होता है। हालांकि कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा 9 के बाद आने चालू होते हैं, लेकिन जो आइडियल कंट्रोल है वो 7 से नीचे है। डायबिटीज को इंसान बीमारी ना मान के अगर वरदान माने तो और 10 चीजों से बच जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल की किस लेवल पे रखना है वो पूरी गाइडलाइंस चेंज हो जाती है। नॉर्मल इंसान में आप 120-130 तक भी LDL रख सकते हैं, डायबिटिक में 70 के करीब पे मेंटेन करना होता है। तो स्क्रीनिंग रखे और अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, तो दैट इज। अच्छा, अब आई बात बीपी की। बीपी में नमक तो मैडम सुपर इंपॉर्टेंट है, और ड्रग्स का टाइम पे लेना। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ शुगर में अगर आपने गलती कर दी 2-4-5 दिन, भगवान मौके देगा आपको सुधरने के। शुगर बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल चलती है, तब किडनी कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ब्लड प्रेशर मैडम, अगर किसी की ज्यादा दवाई ब्लड प्रेशर की चल रही है तो ज्यादा मौके नहीं देता। ऐसे भी हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं कि जिनकी दवाइयां खत्म हो गई, कि चलो आलस कर गए, 3 दिन बाद पहुंचेंगे, 3 दिन बाद खबर ही आ गई कि अंतिम संस्कार हो गया। तो ब्लड प्रेशर को
इसलिए तो मैं जो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने माँ बाप से ज्यादा सगे, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तब आप उनकी टेक केयर कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपने काम की टेक केयर कर पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो इस दुनिया में भगवान ही है, एक तरीके से समझ लीजिए आप। जितने की दवाई इंसान की आती है, उसके 15 दिन की दवाई के खर्चे में बीपी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, हाँ, और वो लंबा चलता है, सालों चलता है वो। तो सेल बदलने होते हैं उसके, तो 2-3 दिन में एक बार बीपी नाप लिया करें, ताकि डॉक्टर के पास जब इंसान फॉलोअप पे जाए तो स्क्रीनिंग, मैम स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और समय समय पे जांचें जो होनी होती है रूटीन वो करवाए। और डाइट में बेसिकली स्मोकिंग और नमक, इन दो का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें? पेन किलर पहली बात तो लेना पड़े तो मैं एडवाइस आइडियली तो यही करूंगा कि डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। लेकिन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कभी उन्हें पेन हो रहा है या कुछ ऐसी इश्यू लेना पड़े, एसिडिटी वाले पेन को उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे, उसके लिए दवाइयां अलग हो जाती हैं। इन केस हम कह रहे हैं सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, प्रोवाइडेड XYZ पेन, जिसमें कि रूटीन चीजें हमने रूल आउट कर लिया कि कुछ और कारण नहीं है, तो मैडम मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने आप से पैरासीटामोल के अलावा कुछ ना ले, वो सेफ है। लोगों में एक मिथ्या होती है कि अरे पैरासीटामोल तो बुखार उतारने की दवाई है, नहीं, पैरासीटामोल ले, अपना एक एडल्ट बंदा 50-60 किलो का 650 mg की 2 दिन में 2 से 3 बार ले सकता है, और डॉक्टर से संपर्क करे। मेडिकल स्टोर पे जाके ये सब डाइक्लोफेनेक, कॉम्बिफ्लाम अननेसेसरी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना ले। इमरजेंसी में एक आध डोज लेनी पड़ गई तो बात अलग है। पेन किलर्स जो है बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है किडनी की को बढ़ाने का, पेशेंटों को डायलिसिस पे धकेलने का। डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप से लेनी पड़ रही है तो पैरासीटामोल के अलावा ना लें। एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कौन सी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कितने डोज में दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो एंटीबायोटिक वैसे भी मैम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलेगी नहीं, सिलेक्टेड डेज के लिए मिले, तो एंटीबायोटिक के विषय में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अपने आप नहीं लेना चाहिए एंटीबायोटिक का तो मतलब ही नहीं मैम, वो तो नहीं, आप ये तो हमारे देश में केमिस्ट से ले लेते हैं लोग, लेकिन ये इलीगल है। अगर आप एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ले ही नहीं सकते, दैट इज क्राइम। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अंत में आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे अपनी किडनी को सेफ रखने के लिए? मैम जो हमने डिस्कस करा, मैं उसी का जो ब्रीफ है वही कहूंगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग ना करें, नमक को कंट्रोल वे में रखें, और किडनी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्क्रीनिंग। अपना 30 साल के बाद हर इंसान ये ना सोचे कि अरे हमारी तो हर साल नॉर्मल आती है। नॉर्मल से एबनॉर्मल होके एबनॉर्मल के फिर कॉम्प्लिकेशन आने में वक्त नहीं लगता मैम। वक्त नहीं लगता तो अपना जो है दुनिया भर की चीजों में हम खर्चा करते हैं, साल में कम से कम 1000-2000 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लें। बेसिक अपने जो जांचें हैं, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, HbA1c, शुगर, इन सबको कराते रहें। और अगर हमें शुगर बीपी है उन्हें वेल कंट्रोल में रखें। दवाइयां अननेसेसरी विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के ना लें, और अपना बेसिक लाइट एक्सरसाइजेज या लाइट वो सब करते रहें। हाइड्रेशन अपना अच्छा मेंटेन रखें और स्क्रीनिंग रखें अपनी। यही टूल है मैडम किडनी के डिसीज से बचने का और ओवरऑल हेल्दी लाइफ को जीने का, यही मैं कहूँगा। और स्पेशली जो आपने जिम वालों के लिए पूछा था, प्रोटीन का मैं अलग करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। वो मैंने आपको एक पूरा साइंटिफिक टर्म्स में जो किताब में रिकमेंडेशन है वो भी बता दी है कि अगर कोई बहुत हैवी वर्कर है तो 1.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट, नॉर्मल एक इंसान को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत है, उतनी ले। एक्सेसेस जो मार्केट सप्लीमेंट्स आते हैं ले लें, लेकिन नाप तोल के लें। ये नहीं कि फिर ब्लाइंडली पूरे दिन में 10-10 स्कूप लिए जा रहे हैं। उसमें देखें कितना प्रोटीन है 100 ग्राम में, उसके हिसाब से लें, और अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो मैंने पॉडकास्ट में पहले बताया उसके हिसाब से करें। ये है मैडम। आपने अच्छी तरह से समझाया है, पब्लिक को समझ में आ जाएगा। और आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ इस तरह से पॉडकास्ट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमने समझा कि किडनी बीमारी अचानक से नहीं होती है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम जाग जाए तो समय रहते इसे रोका भी जा सकता है। छोटी छोटी आदतें, सही खान पान, नियमित जांच और दवाओं का सही इस्तेमाल हमारी किडनी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो बीमारी
दिखती नहीं है वही सबसे खतरनाक होती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने परिवार, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी समय रहते अपनी किडनी की देखभाल कर सकें। मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना और फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी, एक नई ऊर्जा के साथ।